दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और आज डिस्कस होगा पेपर नंबर 8 का। एचआई का है ये पेपर नंबर 8। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो आप लोगों को बताया जाएगा और आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और पेपर पे ही डिस्कस करेंगे पूरा, और जो भी हो सकेगा आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पर, तो उसमें है एचआई बच्चों का जो शैक्षिक विकास है, मतलब एजुकेशनल जो डेवलपमेंट करना है बच्चों का, उससे संबंधित है किसके किसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इंटीग्रेटेड क्लासरूम जो है वो होना चाहिए, जिसमें कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसी के माध्यम से यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, बच्चों को वो सब कुछ बताया जाता है, उनके स्किल्स में डेवलप किया जाता है और फिर इसके बाद उनको सामान्य विद्यालय में लाया जाता है और सारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ उनको दिया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे कि वो अच्छे तरीके से सीख सकें और आगे अपना काम कर सकें अच्छे तरीके से। तो इसमें देख लीजिए, सामान्य विद्यालय में समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है और जो हेरिंग वाले बच्चे हैं उनकी नीड और प्लस जो उनकी प्रॉब्लम्स का जो समाधान होता है वो उससे संबंधित एक रिसोर्स रूम बनाया जाता है, जिससे कि उसके द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया जाता है और उनकी नीड को, उनकी ज़रूरत को, आवश्यकता को पूरा किया जाता है, जिससे कि वो उनमें जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसको ईजिली किया जा सके। फिर सेकंड नंबर पे आएगा स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल आप जानते हैं वहाँ पर किस टाइप के बच्चे होते हैं। वहाँ पर जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वही बच्चे वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एचआई का बात हो रहा, जो गंभीर हेयरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं, सीवियर वाले बच्चे होते हैं, उनको इस विद्यालय में पढ़ाया सब कुछ उनका टोटल डेवलपमेंट किया जाता है, पढ़ाई से लेके और भी जो कुछ होता है उनके लिए सारा सब कुछ व्यवस्था किया जाता है। फिर आवासीय विद्यालय में आप देखेंगे कि आवासीय विद्यालय में क्या होता है इन बच्चों आवासीय विद्यालय का मतलब समझ रहे हैं, आवास से ही समझ में आ रहा है कि आवास का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं। आवासीय विद्यालय मतलब जहाँ पर बच्चे का रहना, खाना सब कुछ एकदम स्कूल का जिम्मेदारी होता है और बच्चा वहीं पे रहकर सब कुछ सीखता है, पढ़ाई से लेकर ओवरऑल जितना भी होता है सब कुछ वहाँ पर वो सीखता है। क्योंकि जो हेयरिंग लॉस बच्चा है उसको एजुकेशन की तो ज़रूरत है, लेकिन उसको अदर नीड का भी ज़रूरत होता है। इसके वजह से उसको विशेष प्रशिक्षण का भी ज़रूरत होता है। यहाँ पर देख लीजिए इंडिकेट किया गया है, विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको आवासीय विद्यालय की ज़रूरत होती है और वहाँ पर उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी समस्या होती है उसको दूर किया जा सकता है। अगर यहीं पर हम बात करेंगे कि अगर बच्चा मान लीजिए डे स्कूल है, और डे स्कूल में क्या करता है बच्चा, जब तक है स्कूल में तब तक तो वो टीचर्स जो होते हैं, स्पेशल जो टीचर्स होते हैं वो तो उसका देखभाल करेंगे, लेकिन जब बच्चा घर पे चला जाता है तो वो माँ बाप के उसमें हो जाता है। तो वहाँ पर उसका वो सारा जो समस्या है, जो उसकी विशेष ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, या जो विशेष प्रशिक्षण उसको देना है वो मिल नहीं पाता है। तो इसके वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आवासीय विद्यालय में रखा जाता है और उनको विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी की जाती हैं। नेक्स्ट का बात करेंगे हम लोग शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में आप जानते हैं, चाहे विकलांगता हो और चाहे कोई अदर बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, उसको जितना जल्दी हम पहचान करेंगे उतना ही जल्दी उस पर हम हस्तक्षेप कर पाएंगे, और समस्या या दिव्यांगता जो भी है जितनी जल्दी हस्तक्षेप होगा और उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। तो इसलिए अगर कोई भी बच्चा हेयरिंग लॉस से का शिकार हो जाता है या उसको हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो हमें क्या करना है,
तुरंत उसके प्रभाव को कम करना है, जिससे कि हम उसके अंदर जो विकास है, जो विकास करना है, जो उसको सिखाना है, वो सारा सब कुछ करें। ठीक है ना। तो और फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो 2.5 वर्ष का समय होता है उसको क्रिटिकल कहा जाता है। तो 2.5 वर्ष के ड्यूरेशन टाइम में हम उसको क्या करते हैं, उसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। अगर 2.5 वर्ष के बाद अगर होता है तो उसका जो समस्या है वो और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल एज होता है ये बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसा उम्र होता है, ऐसा एज होता है जहाँ पर बच्चा जो भी उसको बोलिए वो तुरंत सीखता है। आप जो भी बात करेंगे वो तुरंत उसको रिपीट करता है, मतलब सीखने का एक फास्ट एज होता है, बच्चा तुरंत सारी चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए हमको इस उम्र तक पहचान कर लेना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम तब वो डिले मतलब आइडेंटिफिकेशन होगा और डिले इंटरवेंशन होगा। तो इसलिए और बच्चे को जो डिसेबिलिटी का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होने से फिर उसको ठीक करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे की समस्या का समाधान पहचान किया जाए और फिर उसका समाधान किया जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट का बात करेंगे, वाणी और भाषा का विकास। अब वाणी और भाषा का विकास कब हुआ? जब हम समस्या का पहचान कर लेंगे ड्यूरेशन टाइम में, मतलब एक परफेक्ट टाइम में जब उसकी समस्या का पहचान कर लेंगे तभी इन सारी चीज़ों का हम मतलब डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर लेट होता है तो फिर उसका डेवलपमेंट करने में भी हमको टाइम लगेगा और ये भी निश्चित नहीं कि कम्प्लीटली हो सकता है। लेकिन अगर ड्यूरेशन टाइम में हम उसको सेलेक्ट करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर इंटरवेंशन करते हैं तो उम्मीद है कि वो कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक विकास। यहाँ पर देखेंगे इन सारी चीज़ों का हमको विकास करना है, जैसे कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं, शैक्षिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट या शैक्षिक विकास जो करना है। और यहाँ पर सामाजिक और भावनात्मक भी जोड़ दिया है। समाज का मतलब समझते हैं, समाज में सभी लोगों की ज़रूरत है, सभी लोग डिफरेंट होते हैं और सभी लोगों को समाज की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उसके द्वारा वो अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारा सब कुछ उसके अंदर मतलब किया जा सकता है अगर टाइमली हम इंटरवेंशन करते हैं तो। फिर इसके बाद उसके अंदर जो विभिन्न कौशल हैं उसका विकास करेंगे और उस विकास के माध्यम से उस जो विभिन्न स्किल्स हैं, डिफरेंट टाइप का स्किल्स है, उसका विकास करके हम क्या करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, जिससे कि वो समाज के लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना सके और अपने आप को अच्छे मतलब प्रॉपरली वो प्रेजेंट कर सके और जो भी उसकी नीड है वो उसको पूरा कर सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट का बात करेंगे, शीघ्र हस्तक्षेप के जो उद्देश्य हैं उसका बात करेंगे। तो यहाँ पर पहचान, और पहचान के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे, ये सारा सब कुछ करेंगे। फिर जो विकास का निर्णायक समय जिसको हम क्रिटिकल एज कहते हैं, ऊपर डिस्कस हो चुका है। भाषा और मौखिक संप्रेषण सिखाया जा सकता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण मतलब ओरल जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब बातचीत करना, ये सारा सब कुछ हम उसको सिखाएंगे। फिर शीघ्र पहचान और शीघ्र निदान के द्वारा ही जो हेयरिंग लॉस का जो इफ़ेक्ट है उसको हम कम करेंगे, उसके प्रभाव को कम करेंगे और जो भी उसका जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, मतलब आर्थिक समस्या है, उसको हम कम कर सकते हैं। इसके बाद अगला है शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम का आयोजन, जो हम करके उसके बच्चे के अंदर समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहली बात तो हमें शिक्षा एवं जागरूकता, मतलब हमें शिक्षित होना चाहिए और प्लस जागरूक होना चाहिए। जागरूक किससे, जब शिक्षित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जागरूक हो जाएंगे। तो जागरूक होने का मतलब है कि जो भी डिसेबिलिटी है या जो भी उसको समस्या हो रहा उसको जानना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ पॉइंट दिया गया है, शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप, फिर जांच का प्रशिक्षण करना है, फिर उसकी जो बधिरता है उसके कारण को जानना है, फिर हमें क्या करना है, श्रवण एवं वाणी विकास के चरण को अपनाना है, फिर हमको हाई रिस्क फैक्टर का जो मतलब उसका जो
अधिक जो उसको खतरा है या हाई रिस्क है उसको हमें जानना है। तो ये पॉसिबल कब है, जब हम जागरूक होंगे तब, लोगों से जुड़े रहेंगे तब। हमको अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब हम अवेयर होंगे किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे डिसेबिलिटी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे अदरवाइज़ कोई और चीज़ हो। तो हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो हमारी समस्या जो है वो और क्रिटिकल हो जाएगी। फिर नंबर 2 में आएगा समस्या का समाधान करना, जो भी उसकी समस्या है उसको समाधान करना है। फिर नंबर 3 में आएगा आपका गृह आधारित मतलब होम बेस्ड कार्यक्रम। फिर नंबर 4 में आपका आएगा अभिभावकों को सलाह देना, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको एडवाइस करना कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इस तरीके से उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देख लीजिए, और इसमें उस टाइप्स दिया गया है जो शीघ्र पहचान है, शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है उसका टाइप्स दिया गया है। पीछे जैसा कि होम बेस्ड पढ़ चुके हैं तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स जो कौन कौन सा का होम बेस्ड हो जाएगा, सेंटर बेस्ड हो जाएगा, और फिर होता है संकलित और संयुक्त हस्तक्षेप कार्यक्रम। ये जो होता है इन दोनों के माध्यम से होता है, दोनों हस्तक्षेप का मिश्रण है, ऊपर का जो दिया गया है इसका दोनों का मिक्स होता है। और इसको क्या करना है कि मतलब सप्ताह या इसमें क्या होता है सप्ताह या महीने में एक बार ये सेंटर पे जाते हैं, जिससे कि मतलब आई होप कि मतलब इसमें क्या होता है जो डिसेबिलिटी होती है या समस्या होती है वो कम होती है। तो इसलिए वो सप्ताह या महीना में एक बार जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी समस्या का जो भी समस्या है उसके बारे में जानते हैं और उसका समाधान किया जाता है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुविषयक टीम जो इनकी स्ट्रक्चर है, कौन कौन इसमें होते हैं और क्या काम होता है। मनोवैज्ञानिक आप जानते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। फिर स्कूल नर्स, स्कूल में जो नर्स होती हैं, क्लास टीचर, और इसके बाद विशेष पर्यवेक्षक जो होते हैं वो अपना योगदान निभाते हैं। व्यवहार सलाहकार होते हैं, भाषा चिकित्सक होते हैं, भौतिक चिकित्सक होते हैं, आइडियोलॉजिस्ट होता है, विशेष शिक्षक होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ये सारा लोग अपना 1 बाय 1 अपना रोल निभाते हैं। तो इन सारे लोगों को मिलाकर जो बहुविषयक टीम होती है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो मनोवैज्ञानिक जानते ही हैं, बच्चे का मेंटल लेवल चेक करते हैं, सब कुछ कि मतलब क्या है, किस लेवल से वो सोच रहा है, मतलब ये सारा सब कुछ वो चेक करते हैं। फिर स्कूल की जो नर्स होती हैं वो अहम भूमिका निभाती हैं बच्चे के प्रति। और फिर क्लास टीचर जो होता है वो बच्चे की सारी सब कुछ एबिलिटी, उसका कार्य करने की क्षमता, सीखने का, ये सारा सब कुछ वो जानते हैं। फिर जो विशेष शिक्षक के पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो बराबर अपना ध्यान रखते हैं। फिर व्यवहार सलाहकार मतलब बिहेवियर एडवाइज़र जो होते हैं वो अपना सलाह देते हैं बच्चे को प्लस पेरेंट्स को, जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। भाषा जानते हैं कि अगर भाषा में प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट किया जाता है जिससे कि उसके भाषा में इम्प्रूवमेंट हो। फिर फिजिकली होता है। फिर आइडियोलॉजिस्ट का आप जानते हैं कि आइडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। सुनने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिस्ट ही उसको क्लियर करता है कि बच्चे को कितना सुनाई दे रहा है, कितना नहीं सुनाई दे रहा है, बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता है कि नहीं है। फिर विशेष शिक्षक का काम जानते हैं आप, वो क्या करता है, क्लासरूम में जो बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, उसकी समस्या को समझना और समस्या को समझते हुए आगे बढ़ना, बच्चे को लेके आगे बढ़ना, सब कुछ विशेष शिक्षक ही करता है। फिर सामाजिक कार्यकर्ता का रोल आप जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं, हर प्रकार से बच्चे का हेल्प करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एचआई बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं। शैक्षिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। समानता की आवश्यकता मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को एक जैसा, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर उपयुक्त शैक्षिक संस्थान मतलब बच्चे से संबंधित शैक्षिक संस्थान होने चाहिए जिसमें कि वो जाकर वहाँ पर अपना भी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो ईजिली कर सके। और फिर बाधा रहित वातावरण मतलब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार का बाधा ना हो, वो ईजिली वहाँ पर जाए और जिस लिए वो वहाँ पर गया है उसको ईजिली कर सके। और फिर
संप्रेषण के लिए भाषा कौशल के विकास। अगर हमको किसी से बातचीत करना है तो हमारे पास भाषा होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों से बातचीत कर सकें और कनेक्टिविटी बना सकें। तो अगर बच्चे के अंदर भाषा नहीं है तो पहले हमको उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है, फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना है, जिससे कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके और अपनी जो भी उसकी समस्या है, जो भी उसका नीड है, जो भी उसका इंटरेस्ट, कैपेसिटी जो भी है, एवरीथिंग वो लोगों के साथ शेयर कर सके। लेकिन अगर वो अपनी बात को कह नहीं सकता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे कहेगा? तो इसके लिए उसके पास कोई एक माध्यम तो होनी चाहिए कि अपनी समस्या को बयान करने के लिए कोई एक तो माध्यम होना चाहिए। फिर जो भी श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता उसके अंदर बची है, उसको प्रयोग कैसे करना है। तो अभी हमने बताया ये काम आइडियोलॉजिस्ट का होता है। वो चेक करता है कितना सुनने की क्षमता है, कितना नहीं है। उसके बाद उसको जब पता चल जाता है तो उसको प्रॉपर वो डिवाइस दिया जाता है जिससे कि उसकी सुनने की क्षमता जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके, मतलब हेयरिंग एड उसको प्रोवाइड किया जाता है। फिर पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता। अब बच्चा पढ़ने गया है, वहाँ पे नॉर्मल ही वो होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो नॉर्मली बच्चों का होता है। उसमें किसी प्रकार का ऐसा मतलब प्रिंटिंग होके नहीं आता है कि ये पर्टिकुलर HI के लिए है या डिसेबल पर्सन के लिए है, ऐसा नहीं है। सेम एक ही जैसा है। लेकिन जो पाठ्यक्रम आया है, जो बुक्स हैं, उनको उन बच्चों के अनुसार अनुकूल किया जाए, उन बच्चों के अनुसार बनाया जाए और तैयार किया जाए, जिससे कि वो उनको मतलब ईजिली वो पढ़ सकें, टीचर्स जो है उनको पढ़ा सकें और वो सारा सब कुछ सिखाया जाए, पढ़ाया जाए जो नॉर्मल बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। फिर इसके बाद अतिरिक्त सपोर्ट का हम बात करेंगे। तो अतिरिक्त सपोर्ट में क्या क्या आएगा? वाणी प्रशिक्षण, मतलब स्पीच ट्रेनिंग जो है उसको दिया जाए। हेयरिंग एड जो दिया जाए तो उसका टाइमली मरम्मत होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया गया हो और फिर उसके बाद फिर साइलेंट मोड पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपरली उसका जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो बैटरी ख़राब हो गया या किसी रीजन के वजह से, किसी कारण के वजह से बच्चा हेयरिंग एड लगा के नहीं आ रहा है या नहीं लगा रहा है। तो आप ये सारा सब कुछ अगर ध्यान रखते हैं तो वो मतलब बच्चे के बेनिफिट के लिए, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर हम बात करेंगे ईयर मोल्ड का। तो बच्चे को अगर ईयर मोल्ड का ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फिर जो पेरेंट्स हैं उनको परामर्श देना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सूटेबल क्या है, सही क्या है बच्चे के लिए। फिर शिक्षण तकनीकियों का विकास करना है। विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण तकनीकियाँ हैं उनको उनका डेवलप करना है, जिससे कि बच्चे को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। फिर व्यावसायिक का बात करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता। बच्चा पढ़ रहा है, अगर बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ लिया है तो उसके बाद वो क्या करेगा? उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद क्या करेगा? या पढ़ाई एजुकेशन के दौरान ही उसको प्रशिक्षण देना है तो वो भी उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उसको देनी चाहिए, अगर वहाँ पर मतलब अवेलेबल है तो ये सारा सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक प्रॉपर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिले और वो पढ़ाई पूरा करने के बाद उस व्यवसाय को करके अपना जो लाइफ है उसको सेट कर सके। फिर मुख्य धारा में जोड़ना। जाहिर सी बात है कि जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमको बच्चे को ऊपर का जितना भी काम है 1 से लेकर 9 तक का जितना भी इसमें दिया गया, ये सारा अगर प्रॉपरली हो जाता है, अच्छे तरीके से अगर हो जाता है, नियमानुसार जैसा होना चाहिए अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। अगर ऊपर जितना भी दिया गया, अगर इनमें से किसी में भी कमी होता है तो हम बच्चे को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएंगे। और बच्चे के अंदर अगर कम्प्लीटली मतलब वो कम्प्लीटली उसको नहीं कोई भी चीज़ बताया गया है या कम्प्लीटली उसको जो भी पढ़ाया गया है या जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया है, अगर वो कम्प्लीटली नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है कि वो समाज से जुड़ने में कतराएगा, समाज से जुड़ने में उसको समस्या होगी। इसलिए हमको क्या करना है, बच्चे को जो भी सिखाना है, पढ़ाना है और उसको जो भी प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नहीं है
तो फिर हम समाज से उसको जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट होने में, कनेक्टिविटी बनाने में उसको प्रॉब्लम होगा। जाहिर सी बात है कि जब हमको कोई चीज़ नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है तो हमको जितना आता है बस उतना ही देर हम वहाँ पर रुकते हैं, या उतना टाइम तक ही वहाँ पर लोगों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको कम्प्लीटली पता है सारी चीज़ें तो हम अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट होते हैं, बातचीत करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए एचआई बच्चे के लिए भी वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो उनको चाहिए, जो उनकी नीड है। और हर बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, और जो एजुकेशन उसके लिए जो भी ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारा सब कुछ उसके लिए प्रोवाइड होना चाहिए। प्रॉपर टीचर, प्रॉपर मटेरियल्स, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो प्रॉपर और जो भी सर्विसेज हैं वो सारा सब कुछ उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। जिस प्रॉपर टेक्निक्स, ये सारा सब कुछ उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि वो जब सोशल कनेक्टिविटी बनाए, और जब उसको सोशल कनेक्टिविटी में बनाया जाए या समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दैट्स क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक मिनट। अब हम बात करेंगे स्कूल रेडीनेस पे। हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो स्कूल रेडीनेस पे है। तो मतलब विद्यालय की तैयारी, जब हम जाते हैं स्कूल जाने से पहले हमको तैयार किया जाता है। वो प्रॉपर रूप से सब कुछ हमारे अंदर वो सारा सब कुछ डेवलप किया जाता है जो स्कूल में जाने के लिए ज़रूरी है। अब चाहे वो फिजिकल का बात कर लें, सोशल का बात कर लें, लैंग्वेज का बात कर लें, और मतलब कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक हो गया, ये सारा सब कुछ हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, जिससे कि हम जब स्कूल में जाएं तो प्रॉपरली वहाँ पर टाइम दे सकें, वहाँ पर कम्प्लीटली वहाँ पर फिट हो सकें। अगर हमारे अंदर ये सारा डेवलप नहीं है तो हमको वहाँ पर जो बच्चा है उसको वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हमको कम्प्लीटली वहाँ पर टोटल हमारे अंदर वो सारा सब कुछ डेवलप होना चाहिए, मतलब टोटल रेडी, कम्प्लीटली वो रेडी होना चाहिए, वो सारा सब कुछ जो उसको स्कूल जाने से पहले जो उसको ज़रूरत है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। शारीरिक और गामक मतलब लोकोमोटर। तो ये मतलब उसको कम्प्लीटली ये तैयार होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, और चलने फिरने में उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर सामाजिक और भावनात्मक विकास उसका होना चाहिए। फिर भाषा का विकास होना चाहिए, कि मतलब उसको बोलना आना चाहिए। वो जो भी जिस भी, चाहे मदर टंग में हो चाहे किसी और भाषा में हो, जो भी भाषा वो बोल सकता है वो उसमें उसको वो चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए वो रेडी होना चाहिए। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे सीखने के उपागम का प्रयोग, जो भी उसको सीखना है, जो भी उसको सिखाना है, वो सारा सब कुछ जिसके माध्यम से वो उसका अच्छी तरीके से प्रयोग होना चाहिए। फिर सामान्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज मतलब उसको होना चाहिए। फिर संज्ञानात्मक ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान का जो डेवलप है वो सारा सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि जब वो स्कूल में जाए तो उसके लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर हम बात करेंगे स्कूल की तैयारी। अभी यहाँ बच्चे की तैयारी हुआ है, और फिर यहाँ पर स्कूल की तैयारी होगा, और फिर इसके बाद समुदाय की तैयारी होगा। समझे कि नहीं? परिवार और समुदाय की तैयारी होगा। तो स्कूल की तैयारी में क्या क्या आएगा? देखभाल, शिक्षा एवं पूर्व विद्यालय में निरंतरता, प्रॉपर उसका देखभाल होना चाहिए, शिक्षा दिया जाना चाहिए, ये सारा सब कुछ उसको प्रॉपरली मिलना चाहिए, जिससे कि जिसके लिए वो गया है वो चीज़ें वहाँ पर हो सकें।
उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी आप करवा रहे हैं वहाँ पर, बच्चा गया है तो वो कुछ भी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली वो सब जो टीचिंग मेथड होता है वो उसका प्रॉपरली इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सीख सके। बच्चा जो है जिसके लिए वो वहाँ पर गया है, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए वहाँ पर गया है, तो वो प्रॉपरली वो वहाँ पर वो काम कर सके। अगर आप प्रॉपर टीचिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बच्चा नहीं सीखेगा और फिर वो वहाँ से भागने का कोशिश करेगा, या उसका मन नहीं लगेगा, या वो स्कूल आने में आनाकानी करेगा। ठीक। फिर इसके बाद जैसे टीचिंग शिक्षण विधियाँ होती है ना, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, ये सारा जो चीज़ें मतलब मेथड है, विधियाँ हैं, तो इसका प्रॉपरली इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले कठिन चीज़ें पढ़ाएंगे फिर सरल पढ़ाएंगे। हमको पहले सरल पढ़ाना है, जो बच्चा जानता है उसको बेस बना के फिर हमको आगे जाना है, फिर हमको उसको आगे की चीज़ें सिखानी है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले उसको टफ़ चीज़ें पढ़ाएं और फिर उसके बाद उसको ईजी पढ़ाएं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर इसके बाद सभी बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, जो जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, उन सारी बच्चों की क्या नीड है उसको उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना है, जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद करेंगे बच्चे को उचित नेतृत्व प्रदान करना, मतलब बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड करना, जिससे कि वो सही तरीके से सीख सके। फिर परिवार और समुदाय की जो तैयारी है वो होना चाहिए। परिवार कैसा होना है, बच्चे को उचित स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, ये सारा सब कुछ प्रदान करना चाहिए। अभिभावक को बच्चे को समय देना चाहिए। फिर इसके बाद समुदाय बच्चे एवं अभिभावक को सहायता प्रदान करें। समुदाय क्या करेगा, जो बच्चा है और प्लस उसके पेरेंट्स हैं उनको हेल्प करें। बच्चे को दिक्कत है, बच्चा जाहिर सी बात है हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि क्या बच्चे से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। तो अगर पेरेंट्स को नहीं पता है तो ये कम्युनिटी या समुदाय की जिम्मेदारी है कि उसको वो बताएं। फिर बच्चे से संबंधित बच्चे से संबंधित जो भी समस्या है, ठीक है, बच्चे से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। अब वो चाहे हेयरिंग से संबंधित हो, चाहे अदरवाइज़ कोई और समस्या हो, उसको पढ़ने का है या उसको जो भी फैसिलिटी मिलनी है उसमें इन सारी नहीं मिल पा रही है, तो इन सारी समस्याओं से जो भी उसकी समस्या है उससे संबंधित उसका समाधान करना। फिर इसके बाद है समुदाय अभिभावक को जागरूक करें। जाहिर सी बात है जब तक जागरूक नहीं करेगा, पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे, जानेंगे नहीं अपने हक के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, बच्चे को जो समस्या है उसके बारे में, तो फिर बच्चे को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, बच्चा वो कैसे कर पाएगा जो उसको करना है। तो इसलिए पेरेंट्स का जागरूक होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर हम मुख्य धारा की बात करेंगे। मुख्य धारा का मतलब आप समझते हैं, मुख्य धारा का मतलब आप समझते हैं, मतलब समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो मतलब समाज की मुख्य धारा से हम बच्चे को कब जोड़ पाएंगे, जब उसके अंदर वो सारा स्किल्स डेवलप कर देंगे। तो जो भी उसके अंदर कमी है उन सारी कमियों को दूर करते हुए, बच्चे की नीड को पूरा करते हुए, जब ये सारा सब कुछ हम कर देंगे तब जाके हम बच्चे को क्या करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बच्चे को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली सीखा ही नहीं ना। जिस हिसाब से उसको समाज में रहना है, समाज के लोगों से बिहेव करना है, समाज के लोगों से बातचीत करना है, समाज में व्यवहार करना है, वो सारा सब कुछ तो हम उसको सिखाए नहीं है। जब हम सिखाए नहीं हैं तो फिर वो समाज में जुड़ेगा कैसे, समझे कि नहीं। समाज में कनेक्टिविटी कैसे वो बनाएगा। तो इसीलिए हमको जो है एज ए टीचर के रूप में बच्चे को क्या करना है, उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है और उसकी नीड को पूरा करना है, और उसके बाद ही उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, मुख्य धारा की जो अवधारणा दिया है, जिसने दिया है उनका नाम है सैमुअल ग्रिडले होबे, जो अमेरिका के थे। उन्होंने 1975 में इसकी अवधारणा दी। और फिर प्रकार का बात करेंगे, विशेष बच्चों को समान विद्यालय से जोड़ना और शैक्षिक समावेशन, मतलब जो समावेश है वो
एक जैसा होना चाहिए सभी के लिए जो शिक्षा है। तो और जैसा कि राइट टू एजुकेशन में कहा भी गया है। फिर इसके बाद एकीकृत का बात करेंगे। एकीकृत शिक्षा क्या है? एकीकृत शिक्षा व्यवस्था क्या है आप जानते हैं, अभी ऊपर बताया गया है सारा सब कुछ। पहला क्वेश्चन यही था। तो जो मतलब पृथक या अलग किए हुए बच्चे हैं उनको दोबारा जोड़ना। दोबारा कैसे जोड़ेंगे? समथिंग थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो जो विशेष बच्चे हैं उनको समान विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाएं एवं शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही जो है एकीकृत शिक्षा कहलाता है। कौन से बच्चे? विशेष बच्चे। उन्हें क्या करना है? जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो और प्लस उसके अवसर, इन सारी सारी चीज़ों को अगर हम उपलब्ध करा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो ऊपर का चाहे आप ऊपर का कर सकते हैं और ऊपर का भी याद कर सकते हैं और नीचे वाला, दोनों में से जो आपको इजी लगे दोनों में से वो कर लीजिए। तो इसी को अगर उल्टा कर देते हैं और अगर मान लीजिए ट्रू फॉल्स में पूछना हो तो इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। क्या मतलब जैसे अगर समावेशी का लाइन दे दे सभी बच्चों के लिए मतलब ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा व्यवस्था दी जाती है, इंटीग्रेटेड है कि इंक्लूसिव है, तो ऑप्शन दे देगा। जो सही लगे वो कर दीजिए। जैसा क्योंकि आप पढ़े ही हैं और आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको तो पता ही है कि मतलब इंटीग्रेटेड क्या है और इंक्लूसिव क्या है। तो इसलिए आप आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर हम टाइप्स का बात करेंगे। तो टाइप्स में कौन कौन सा आएगा? संपूर्ण एकीकृत आएगा, मतलब कंप्लीटली इसमें हम बच्चे को इंटीग्रेटेड करेंगे। विशेष गतिविधियाँ, खेल कूद, कला, हस्तकला, ये सारा सब कुछ इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें वो हो जाएगा क्या? उसमें हो जाएगा संपूर्ण। अर्ध में क्या करेंगे? भाषा और वाणी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड करेंगे विशेष विषय के लिए करेंगे, कुछ जो भी उसकी ज़रूरत के अनुसार जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो फिर वो अर्ध होगा। और जब हम मिश्रित का मतलब मिक्स्ड का बात करेंगे तो ऊपर का दोनों जो है संपूर्ण और अर्ध को जब हम मिला देंगे तब मिश्रित इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत शिक्षा कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयार किया गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इसका जो PDF है वो ग्रुप में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। आप वहाँ से भी निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चलेगा समावेशी शिक्षा। समझे समावेशी शिक्षा क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होता है, अभी नीचे डिस्कस किए हैं, मतलब पिछले वाले पेज पे डिस्कस हुआ है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में शिक्षा प्रदान की जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंटीग्रेटेड में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो बिल्डिंग होता है वो तो सेम होता है लेकिन बस उसमें क्या करते हैं क्लासरूम जो होता है वो अलग हो जाता है। कुछ खास काम के लिए, कुछ खास सीखने के लिए हम बच्चे को एक साथ इन्वॉल्व करते हैं, बाकी वो अलग क्लासरूम में रहते हैं। लेकिन जब समावेशी का हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ओनली मतलब यहाँ केवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर चाहे डिसेबल पर्सन हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सभी को एक साथ इकट्ठा एक ही क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और बच्चे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सीखते हैं, अपने टीचर से भी सीखते हैं और प्लस अपने क्लासमेट्स के साथ भी मिलजुल कर सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। और उसमें डिसेबल बच्चा भी रहेगा, समावेशी जो है इसमें डिसेबल भी रहेगा, अन्य पिछड़ा भी रहेगा, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा हो, वो चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, वहाँ पर समावेशी शिक्षा जो है वो सारे बच्चों को एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है या इसके ये बच्चा इस टाइप का है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा समावेशी शिक्षा क्या है। तो सभी के लिए समान शिक्षा, एकदम शॉर्ट में हम कर दिए हैं और जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और
ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, समावेशी शिक्षा क्या नॉर्मल बच्चे के लिए होता है या विशेष बच्चों के लिए होता है। तो अगर नॉर्मल विशेष एक साथ देगा तो सही है, और अलग अलग करके देता है तो गलत है। केवल विशेष के लिए भी नहीं है और केवल नॉर्मल के लिए भी नहीं है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं। फिर हम बात करेंगे जो समावेशी शिक्षा की बाधाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक बाधाएं, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट हेडिंग ये है कि जो सामाजिक बाधाएं हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको समाज में ही रहना है, और अगर उसको समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो टूट जाएगा, वो समाज से अलग हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिखा है हीन भावना। तो हीन भावना हमने इसीलिए लिखा है कि अगर बच्चे को समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, अगर उसको सामाजिक प्राणी होने के नाते अगर उसको समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, वो समाज से अलग हो जाएगा, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। जब हीन भावना आ जाएगी तो वो क्या करेगा, समाज से अलग हो जाएगा। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो डिसेबल पर्सन हैं उनको लोग हीन भावना से देखते हैं, उनके प्रति जो लोगों का सोच है वो अच्छा नहीं है। इसके वजह से वो जो डिसेबल बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को इस समाज से, मतलब नॉर्मल समाज से अपने आप को वो अलग कर लेते हैं। तो हमको ये काम नहीं करना है। एज ए टीचर के रूप में, एज ए समाज में रहने के वजह से, समाज में रहने के नाते से हमें कोई भी बच्चा हो, कोई भी पर्सन्स हो, हमें उसको टोटली सपोर्ट करना है। हमें उसके अंदर जो हीन भावना है उसको दूर करना है, ना कि हमें उसके अंदर हीन भावना लाना है, समझे। तो इसके वजह से सामाजिक बाधा अगर हो गई तो फिर बच्चा कहीं नहीं पहुंच पाएगा, या वो इंसान कहीं नहीं पहुंच पाएगा जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, नॉर्मल हो या डिसेबल। अगर नॉर्मल लोगों के प्रति भी ऐसा व्यवहार, मतलब हीन भावना जैसा व्यवहार किया जाने लगे तो नॉर्मल भी समाज में नहीं रहेगा, वो अपने आप को अलग कर लेगा उस समाज से। जिस समाज के लोग उसके साथ हीन भावना या गलत व्यवहार या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो वो अपने आप को अलग करेगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट बात करेंगे शैक्षणिक बाधाएं। मतलब अब जाहिर सी बात है कि जो एचआई बच्चे हैं उनको सीखने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगी, तो एजुकेशनल बैरियर्स आएगा ही आएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने गया है, बच्चे के अनुसार एजुकेशन सिस्टम नहीं हो, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा हो वो उसके अनुसार नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो इसके वजह से उसको प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को हमें समाप्त करना है, जिससे कि जिस प्रकार से नॉर्मल बच्चे सीख रहे हैं, जिस प्रकार से नॉर्मल बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और हम एज ए टीचर के रूप में जो भी है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा से संबंधित जो भी बाधाएं उसमें आ रही हैं उसको दूर करें, और शिक्षा जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि उसको, चाहे वो नॉर्मल हो और चाहे वो डिसेबल हो, सभी बच्चे जो हैं ईजिली शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा पाठ्यक्रम बाधाएं। पाठ्यक्रम जो है, तो जानते हैं जो हम पढ़ते हैं वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है, मतलब किसके, बच्चे के अनुसार होना चाहिए। अगर बच्चे के अनुसार नहीं है, एचआई बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम का होना, ना होना सॉरी है, यहाँ पर गलती से हो गया, ना होना मतलब बच्चे के अनुसार होना, समझे, एचआई बच्चे के अनुसार होना। अब यहाँ पर पार्टिकुलरली मतलब एचआई को ही फोकस किया गया, तो इसलिए हम उसके अनुसार ही बात करेंगे। तो जो पाठ्यक्रम है वो एचआई बच्चे के अनुसार होना चाहिए, और प्लस उसमें लचीलापन होना चाहिए। और जो बाधाएं होती हैं वहाँ पर क्या होता है, लचीलापन का अभाव होता है,
जो पाठ्यक्रम होता है वो वहाँ पर HI बच्चों के अनुसार नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये सही हो जाएगा। तो बच्चे के अगर अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है तो बैरियर आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो बैरियर्स होगा, क्योंकि बच्चा सीख ही नहीं पाएगा ना। तो हमको क्या करना है, बच्चे को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि अभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें बच्चे के अनुसार ही सारा सब कुछ सिस्टम तैयार करना है, जिससे कि हम बच्चे को पढ़ा सकें। हमारा काम, टीचर का काम क्या होता है, बच्चे को पढ़ाना, और बच्चे का काम क्या होता है, पढ़ना। तो बच्चा पढ़ने के लिए आया है और टीचर पढ़ाने के लिए आया है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर टीचर का काम ही क्या रह गया। जाहिर सी बात यही है कि जो स्टूडेंट पढ़ने आया है और वो पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर वो उसके अनुसार जो मटेरियल्स है, जो पाठ्यक्रम है, जो कैरिकुलम है, वो उसके अनुसार नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो इसलिए हमें जो भी प्रिपेयर करना है बच्चे को ध्यान में रख के करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि समय के अनुसार जैसी ज़रूरत वैसा बदलाव किया जा सके। अगर इसका अभाव है या इसकी कमी है या नहीं हो सकता है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और फिर इसके बाद अगला है कि अप्रशिक्षित, मतलब अनट्रेंड टीचर। अनट्रेंड टीचर कौन होंगे, उनको अपने सब्जेक्ट पर, अपने फील्ड के बारे में, जिस फील्ड के वो टीचर्स हैं उनको अपने फील्ड के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है, ना होना। उनको क्या है, अपने फील्ड के, जैसे स्पेशल एजुकेटर है तो स्पेशल एजुकेटर जिस भी फील्ड का है, चाहे HI का हो, चाहे ID का, MR का, जो भी है, जिस भी फील्ड का वो टीचर है, जिस भी सब्जेक्ट का वो टीचर है, तो उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। अगर उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो वो बच्चे को पढ़ाएगा क्या, या बच्चे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं होनी ज़रूरी हैं, जैसे कैपेसिटी हो गया, नीड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर टीचर्स नहीं जान पाता है, नहीं समझ पा रहा है, तो फिर क्या है, तो अनट्रेंड टीचर है वो। क्योंकि उसको करना क्या है, उसको तो बच्चे को ही सब कुछ करवाना है ना, बच्चे के साथ सब कुछ करना है, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, सिखाना है उसको, और समाज के लिए तैयार करना है। लेकिन अगर टीचर ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो फिर मतलब ही क्या रह गया। मतलब यही है कि उसको अपने सब्जेक्ट पर या अपने फील्ड से संबंधित उसको कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है। इसलिए बच्चे का मतलब यहाँ पर भी जो समावेशी शिक्षा है यहाँ पर भी प्रभावित होगी, उसमें बाधा उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो टीचर हो वो कम्प्लीटली ट्रेंड होना चाहिए। फिर यातायात में जो बैरियर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो उसमें बैरियर्स आता है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं या नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ईजली मतलब बस हो गया, कार हो गया या ऑटो हो गया, इन पे ईजली चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हम डिसेबल बच्चे की बात करते हैं तो उनको चढ़ने उतरने में, आने जाने में काफ़ी परेशानी होता है। इसलिए सिस्टम ऐसा जो बच्चे की समस्या को ईजी करे, जो बच्चे को स्कूल तक पहुंचने में उसकी जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को कम करे, तब जाके ये जो बैरियर्स हैं, जो यातायात का बाधाएं हैं यातायात की, इसको दूर किया जाए, इसको मतलब ख़त्म किया जाए और बच्चा जो है ईजिली स्कूल जा सके और उसको स्कूल जाते समय किसी प्रकार का परेशानी ना हो। फिर हम CBR का बात करेंगे। CBR क्या है, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास सेवा का आधार बनाकर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, समझे। CBR में क्या होगा, CBR जो होता है उसमें जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हें हमें उचित तरीके से या अच्छे तरीके से हमें प्रयोग करना है और प्रयोग करके हमें बच्चे को बेनिफिट पहुंचाना है, जिससे कि बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो आड़े ना आए, वो डिसेबिलिटी जो है बच्चे के विकास में बाधा ना बने। अभी तक जितना होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे हमें जो करना है, सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है, जो भी हमको करना है, जो भी रिसोर्सेस हैं जो भी हमको करना है और जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके माध्यम से हमें बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसको सिखाना है। और जो भी
रिसोर्स अवेलेबल है वो हमें प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम बच्चे का विकास कर सकें। फिर स्टेक होल्डर का बात करेंगे हम। स्टेक होल्डर क्या है? जो दिव्यांग बच्चों के हित के बारे में सोचे, उनके हित के लिए रक्षा करे, उनके लिए अच्छा काम करे, वो क्या है? जो उनको सपोर्ट करे, वो क्या है? स्टेक होल्डर है। ठीक, तो उसमें क्या होगा? माता पिता भी आएंगे, विषय शिक्षक भी आएंगे, विषय विशेषज्ञ भी आएंगे, केयर टेकर भी आएगा। विषय विशेषज्ञ का बात करेंगे तो माता पिता जान रहे हैं, विषय शिक्षक जान रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को विषय विशेषज्ञ के बारे में प्रॉब्लम हो, संबंधित जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका बात यहाँ पे हो रहा है। जैसे आइडियोलॉजिस्ट हो गया, स्पीच ट्रेनर हो गया, ये सारे साइकोलॉजिस्ट हो गया, संबंधित जो स्पेशलिस्ट हैं उनका बात यहाँ पे हो रहा। तो ये सब क्या करते हैं? बच्चे का हेल्प ही करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना? कहीं ना कहीं क्या पूरा प्रॉपरली हेल्प करते हैं। फिर केयर टेकर क्या करता है? देखभाल करता है बच्चे का प्रॉपरली। स्कूल में जाता है या कहीं और जाता है तो उसका पूरा प्रॉपरली देखभाल करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि एचआई बच्चों के लिए मूल्यांकन के जो उपकरण हैं वो हम करते हैं। ऑटोस्कोप में हम क्या करते हैं? इसके माध्यम से ऑटोस्कोप आप लोग देखे होंगे, आइडियोलॉजी में एक डायग्राम बना ऐसा मतलब टॉर्च टाइप का होता है। ये क्या करता है? कान के पर्दे का परीक्षण करता है, मतलब ईयर ड्रम का। फिर टाइपेनोमेट्री क्या करता है? कान के पर्दा जो होता है, मतलब ईयर ड्रम जो है उसके मूवमेंट की जांच करता है, मतलब मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर प्ले आइडियोमेट्री का हम बात करेंगे, मतलब खेल के द्वारा श्रवण जांच। उम्र जो दिया गया है 3 से 5 वर्ष दिया गया है। ऑटोकोस्टिक उत्सर्जन, इसमें क्या होता है? इनर ईयर की प्रतिक्रिया को मापता है। ये क्या करता है? इनर ईयर की प्रतिक्रिया को मापता है, मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। फिर ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है? ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट क्या करता है कि वो बच्चे का दोनों कान का जांच करता है। वो ऑडियोमीटर के द्वारा बच्चे का जांच करता है और जो भी रिपोर्ट आता है वो ऑडियोग्राम पर दर्शाता है। अब वो चाहे नॉर्मल हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, प्रोफाउंड हो, जो भी रिपोर्ट आएगा, जितना भी आएगा वो उस ऑडियोग्राम पर दर्शाता है। इससे पता चल जाता है कि बच्चे में कौन सा हेयरिंग लॉस है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, सब वहाँ पर पता चल जाता है। फिर अगला बात करेंगे नेक्स्ट, और ये 3 क्वेश्चन लास्ट पेज है। तो फिर इसके बाद अगला है NAP 2020। NAP 2020 का हम बात करेंगे। इसकी जो विशेषता है और जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी आया था और ये 2020 है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है बुनियादी साक्षरता, मतलब जो बेसिक जो लिटरेसी है उसको बनाना, उसके बारे में जानकारी देना, उसके लिए तैयार करना। अगर बेसिक आपको जानकारी है, बेसिक लिटरेसी आपके पास है, तो फिर आपका आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। फिर बहुभाषा, मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म जिसको हम कहते हैं, एवं भाषा की शक्ति पर जोर देना, मतलब एक से ज़्यादा भाषा आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएं आपको दिक्कत ना हो। मतलब एक से ज़्यादा भाषा तो आपको आना ही चाहिए, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे हिंदी है तो आप हिंदी तो मान लीजिए आ ही रहा है, आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए, जिससे कि आप अगर इंग्लिश क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा को समझ सकें, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकें। ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी है उतना आना चाहिए। बेसिक आपका मेंटेन होना चाहिए। फिर समग्र बहुविषयक शिक्षा, मतलब संपूर्ण रूप से। फिर व्यवसायिक का बात करेंगे, व्यवसायिक शिक्षा होना चाहिए, जिससे कि आप पढ़ाई तो करें लेकिन आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप आगे प्रोग्रेस कर सकें। फिर एचआई बच्चों की शिक्षा, इनको भी प्रॉपर शिक्षा देना चाहिए, एकेडमिक एजुकेशन देना चाहिए, प्लस में वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना चाहिए, जिससे कि ये समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और समाज में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें और समाज के लिए काम कर सकें। फिर समग्र शिक्षा, अब बात करेंगे समग्र शिक्षा पर। ऊपर लाइन था समग्र बहुविषयक,
तो शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना एवं सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। समग्र शिक्षा का काम ही यही है। क्या करना है कि मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था लोगों को देना है वो मतलब क्वालिटीफुल होना चाहिए, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आए और गए, इस टाइप का एजुकेशन नहीं होना चाहिए। जितना भी सिखाया जाए स्कूल पीरियड में, जितना भी सिखाया जाए वो बच्चे को समझ में आना चाहिए, और जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चे के अनुसार होना चाहिए। बच्चे की जो भी करंट बच्चे का लेवल है उसके अनुसार सब कुछ बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि जो आप काम करवा रहे हैं कम से कम उसका कुछ रिजल्ट निकले। ऐसा नहीं कि आप ऐसा काम करवाएं जो जिसका रिजल्ट ही ना निकले, तो कोई उसका मतलब निकलता नहीं है। तो फिर इसके बाद एचआई बच्चों के लिए सरकारी जो गवर्नमेंट के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसका बात करेंगे। एडिप का क्या काम है, तो एडिप जो है दिव्यांग लोगों का जो आधुनिक सहायक उपकरण होता है, मतलब जो भी उनका असिस्टिव डिवाइस होता है उसको ख़रीदने में वो उनका हेल्प करता है। कोई सपोर्ट होता है, कोई ज़रूरत होता है किसी प्रकार किसी भी दिव्यांग बच्चे को, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो उनको वो जो डिवाइस है वो उनके जीवन को ईजी बना सके, वो ईजिली काम कर सकें। किसी को ट्राईसाइकिल का ज़रूरत है, बैसाखी का, हेयरिंग एड का, स्टिक का, व्हील चेयर का, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो एडिप क्या करता है, उनका हेल्प करता है, उनको मदद पहुंचाता है, जिससे कि उसके वजह से उस डिवाइस के वजह से बच्चे का जो है जीवन जो है, जो उसका दैनिक क्रियाकलाप है, वो दैनिक जीवन है वो आसान हो जाए, उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन उसके होने से जो सहायक है उसके होने से उसका जो समस्या होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए, सारा क्वेश्चन हो चुका है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे आप लोग, इसका कहने का ज़रूरत नहीं है। और वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे या जो भी हो, या कहीं पर हम जल्दी कर दिए हों समझाने में, या आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, जिससे कि हमको पता चल जाए कि दिक्कत कहाँ पे हुआ है, तो अगला नेक्स्ट में सुधार करने का प्रयास करेंगे। और कल के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, और आई होप कि आप लोग अच्छे से पेपर करेंगे। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड लिखते हैं और प्लस थैंक यू। ठीक, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।